हेलो फ्रेंड, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं स्वागत करता हूं आपका विराट फॉर्म पर। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि भारत की नदियों से है। भारत की नदियों के संदर्भ में मैं आज आपको वनडे एग्ज़ाम स्पेशल एसएससी के लिए बताऊंगा कि किस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और कैसे हम इस क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे कि मैंने नक्शा बना दिया आपके सामने, ये भारत का नक्शा है जिसमें मैं मोटे तौर पे आपके कुछ बता दूं। बंगाल की खाड़ी है इधर और इधर अरब सागर है। नदियों का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है। अगर हम नदियों की बात करें तो फ्रेंड्स, नदियों को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी जरूरी होंगी। नदियों की अगर हम बात करें, खासकर भारत की नदियों की, तो भारत की जो नदियां हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया हम जिन्हें कह सकते हैं, ये नदियां दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक हिस्सा इसका हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदियां वो नदियां हैं, अगर हम मोटे तौर से उधर जाएं, जो नदियां उनका जो सोर्स है वो हिमालय से है। जैसे कि सिंधु हो गई, जैसे कि सतलुज हो गई, और इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरी हो गई, यानी इसकी सहायक नदियां हो गई हैं। हमारी गंगा है, हमारी यमुना है, घाघरा, गंडक, सोन, ये सब नदियां किस नदियों के अंदर आएंगी? हमारी हिमालय नदियों के अंदर। तो हिमालय नदियों में मुख्यतः तीन तंत्र हैं हमारे पास। एक तंत्र है हमारे पास गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। दूसरा है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा तंत्र हमारे पास जो है वो है सिंधु नदी तंत्र। ये दूसरी तरफ अगर हम जाएं, दक्षिण भारत की नदियों की बात करें, जो कि गोदावरी से जिनका डिवीजन हो जाता है, दक्षिण भारत की नदियों को हम प्रायद्वीप भारत की नदियां भी कहते हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियां, इन नदियों की कुछ खास बात है। ये नदियां सतत वाहिनी प्रकार की हैं, सतत वाहिनी कहलाती हैं, और इनमें अधिकांश का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है, या फिर इसे हिंदी में आप हिमनद भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नदियां हैं और प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये नदियां अधिकांश डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और ये नदियां प्रायद्वीप की डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऐसे प्रश्न एसएससी में वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदियां जो हैं वो अक्सर जो है डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीप भारत में केवल एक ही नदी है जिसको हम कह सकते हैं कावेरी, वो डेल्टा बनाती है, बाकी अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती। उसके पीछे मैं रीज़न बता दूं आपको कि चूंकि ये नदियां जो हिमालयी नदियां हैं, ये सब के सब बहुत तेज़ प्रवाह के साथ चलती हैं, और तेज़ प्रवाह की वजह से ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद, कंकर, पत्थर ले जाती हैं। उसकी वजह से जब ये मैदानों में आएंगी तो उसको छोड़ते चली जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा डेल्टा या फिर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। जबकि ये नदियाँ चूँकि वर्षा पर आधारित हैं, ये भी ध्यान रखें, ये नदियाँ वर्षा पर आधारित होती है। जब वर्षा होगी तो ये उफान पर होंगी, नहीं तो ये नदियाँ सूखे की चपेट में रहती हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दक्षिण भारत की नदियाँ अधिकांश सूखाग्रस्त क्यों हैं? क्योंकि बारिश का पानी उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये नदियों में बेसिक अंतर यही है कि ये ग्लेशियर से इनका सोर्स है और इनका सोर्स जो है वो वर्षा का जल है अधिकांश का। इनकी गति धीमी होने की वजह से अधिकांश नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं, ना। तो आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि नदियाँ किस तरह से और किस क्रम में जो हैं आ रही हैं, और मैं इस पे जो जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में कुछ कंपटीशंस में, वो बताता चलूँगा आपको। देखिए, नक्शा समझना दो तरह से ज़रूरी है। एक तो हमें नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पता चलता है, इधर से जो अपना पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें क्रम पता चलता है। कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते हैं कि उसमें क्रम पूछ लिया जाता है। तो जैसे सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो राक्सताल और एक मानसरोवर झील है उसके पास लगभग चेमायुंग डुंग नामक ग्लेशियर से होता है। इसी स्थान से ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी होता है जो कि राक्सताल में है, और ये जगह तिब्बत के अंदर है।
अगर हम बात करें कि सिंधु कहाँ गिरती है, इसका मुहाना क्या है, तो सिंधु का अंतिम छोर अरब महासागर है, अरब सागर है सॉरी, और यहाँ पर ये गिर जाती है। सिंधु की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे अगर ऊपर से नीचे का क्रम हम देखें तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास है। 3 नदियाँ ऐसी हैं भारत में। क्वेश्चन आता है कि कितनी नदियाँ ऐसी हैं जो कि भारत से बाहर जिनका उद्गम है, तो हम 3 नदी याद रखेंगे। एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है सिंधु और तीसरी एक नदी है सतलुज। इन तीनों का उद्गम भारत के बाहर से होता है, ये आप ध्यान रखना, ऐसा सवाल आ चुका है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो सहायक नदी है चेनाब। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक नदी जो है वो भारत में शुरू होकर और भारत में ही खत्म हो जाती है, कौन सी सहायक नदी है, तो व्यास नदी वो नदी है जो भारत से ही शुरू होकर भारत में ही खत्म भी हो जाती है। अगर हम धीरे धीरे अगली तरफ चलें और ब्रह्मपुत्र की तरफ देखें, तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो भी लगभग राक्सताल चेमायुंगडुंग से ही है, और ये नदी यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश के एक स्थान है नामचा बरवा, यहाँ से एंट्री कर जाती है और बांग्लादेश तक पहुँचती है। अपने मार्ग में एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदर डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ये डेल्टा 2 नदियों के संगम पे है, गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब अगर हम बात करें गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी की, गंगा नदी पे देखिए 2 तरह से आप समझ सकते हैं इसको। गंगा नदी का जो उत्तर का हिस्सा है, अगर हम ये पूछें कि गंगा नदी के उत्तर की नदियां कौन सी है सहायक, तो हम उसमें बताएंगे कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा। अगर पूछे कि दक्षिण की तरफ उसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो फिर हम बताएंगे दामोदर, सोन और यमुना। बाकी यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है ही, ये सब आ ही जाएंगी दक्षिण में। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि गंगा की दाहिने ओर से या बाहिने ओर से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो फिर हम अपने आप को यहां रखेंगे। ये हमारा बायां ओर हो गया, यानी बाएं ओर से कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती और रामगंगा निकल रही है, और दाएं ओर से हमारी दामोदर, सोन, यमुना और ये नदियां निकल रही हैं। ध्यान रखेंगे ये बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन आए कि गंगा की उत्तर दिशा की सहायक नदियां कौन सी है, तो इन सब नदियों के नाम आएंगे, और अगर दक्षिण में आएंगे तो इनका आएगा। लेकिन अगर आए ये क्वेश्चन कि गंगा की जो बाएं हाथ की नदियां हैं वो कौन सी है बाएं से, तो बाएं ये हैं, क्योंकि इधर से देखते हैं गंगा इधर से चलती है यहां तक, और दाएं हाथ की ये नदी आ जाएंगी। एक सवाल ये भी है, क्वेश्चन ये है कि दक्षिण में कौन कौन सी नदियां सहायक हैं। एक सोन है, एक दामोदर है और एक यमुना है। एक बार सवाल ये आया है कि ये जो नदियां हैं 4, केन, बेतवा, सिंध और चंबल, इनका ऑर्डर पूछा गया है कि इनका ऑर्डर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाइए। तो पश्चिम में सबसे पहले कौन है, पूरब में पहले कौन है, केन, उसके बाद बेतवा, फिर सिंध और फिर चंबल। इस तरह से इनका ऑर्डर बनाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखें। उसके बाद लूनी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अपने आप में एकमात्र तिरोहित नदी भी मानी जाती है। साबरमती, माही, ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा भी यहीं पर। एक नदी और है ताप्ती। 2 नदियां ऐसी हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि भ्रंश घाटी में को होके बह रही हैं, यानी कि ये रिफ्ट वैली में को एक दरार में को होके बहती हैं और अपने गिरने के स्थान पर ये एक्सचूरी का निर्माण करती हैं, याद रखें। उसके बाद अगर हम कहें कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। दामोदर एक ऐसी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ये नदी अक्सर जो है अपने मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, और इसी वजह से इस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। एक नदी और है गंगा की सहायक जिसको कोसी बोला जाता है। कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि बिहार में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। अगर हम रामगंगा की बात करें और ये देखें कि उत्तर की तरफ से
और इसके बाएं तरफ से गंगा के सबसे लंबी नदी है जो उसकी सहायक नदी है, तो उसका नाम रामगंगा है। रामगंगा के बारे में एक बात यह है कि ये नैनीताल से निकलती है और उत्तराखंड का जो एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीच में होके गुजरती है। ऐसा सवाल बहुत बार आ चुका है। अब हम सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को ही पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, गंगा के बारे में जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं या जो संभावित है वो सब हम इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा है अपने आप में, और इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ध्यान हम गंगा के ऊपर देंगे और बाकी नदियों को भी हम मोटा मोटा तौर पे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। गंगा जो है उसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है जो उत्तराखंड में एक स्थान है और लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर यह हिमनद स्थित है। इस हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी जब एक स्थान है जहां पर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में जब ये पहुंचती है, यहां पर एक और नदी इधर से आ जाती है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जो है वो गंगा कहलाती है। प्रश्न क्या आएगा, कहां होता है उद्गम गंगा नदी का? तो गंगोत्री हिमनद से इतनी ऊंचाई पर, और किस नाम से निकलती है? पहले ये भागीरथी, उसके बाद ये मिलती कहां पर है अलकनंदा के साथ? रुद्रप्रयाग में, और एक संयुक्त धारा बनती है गंगा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किन नदियों के संगम पर ये गंगा का निर्माण होता है, तो आप भागीरथी और अलकनंदा बताओगे, और कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। एक बात और है, एक डैम बना हुआ है उत्तराखंड में जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है, तो इसका आंसर है भागीरथी, पीछे बने गए भागीरथी, और एक नदी है भिलंगना। दो नदियों के बेस पर क्या बना हुआ है? यहां से हटा देंगे इसको, टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और इसका निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? भिलंगना और भागीरथी के। लेकिन अगर प्रश्न में सिर्फ एक नदी दी गई है चुनने के लिए, तो फिर आप भागीरथी ही लगाओगे, भागीरथी आंसर ही होगा। लेकिन अगर दो नदियों संगम पूछेगा तो आप भिलंगना और भागीरथी बताओगे। अब गंगा से संबंधित कुछ और तथ्य भी हैं, जैसे कि गंगा जो है वो भारत में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। लगभग 2525 किलोमीटर का ये जो एरिया है उसको कवर अप करती है गंगा नदी। सबसे लंबी नदी है भारत की। इसके संदर्भ में एक बात और है, प्रश्न आता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया। यह सवाल कई बार आया है, विद डेट पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। एक और प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ है, गंगा एक्शन प्लान ये कब आया? गंगा एक्शन प्लान आया है 1985 में, और एक और है नमामि गंगे, ये योजना कब आई है? ये आई है 2014 के अंदर। वर्तमान सरकार इस योजना को लेके आई थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कुछ इस पे जो आते हैं। गंगा नदी का कुछ संबंध एनवायरनमेंट से भी है, जैसे कि पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन गंगा नदी के ऊपर आते हैं। जैसे गंगा नदी के अंदर सूसू नामक अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। प्रश्न आता है कि सूसू नामक डॉल्फिन जो अंधी है वो कहाँ पर मिलती है? तो आप बताएंगे गंगा नदी के अंदर। दूसरा प्रश्न ये है
कि ये सूसू या फिर अंधी डॉल्फिन जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो आप बताएंगे कि ये पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है। जहां ये दिखेंगी अंधी डॉल्फिन, मतलब यह है कि वहां का जो पानी है गंगा का वो खराब हो चुका है, अंधी सूसू डॉल्फिन। अगली बात हम देखेंगे सिंध। अगर हम गंगा की ऊपर फिर से लौटें और देखें इसकी तरफ को, क्वेश्चन आता है कि गंगा की सहायक नदियां उत्तर की ओर, अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो हम मोटे तौर पे उत्तर की ओर सहायक और दक्षिणी सहायक, उत्तरी सहायक और दक्षिणी सहायक नदियों की बात हम कर रहे हैं। तो उत्तर की ओर आप देख सकते हो कौन कौन सी नदी है। कोसी है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है, एक काली नदी भी है और रामगंगा भी है। तो ये सारी नदियां आप यहां लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख दूं कोसी है, जैसे कि गंडक है, घाघरा है, काली नदी है और गोमती और रामगंगा, गोमती और रामगंगा ये। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो घाघरा नदी है और कोसी नदी है, ये दोनों नदियाँ जो हैं वो नेपाल से उद्गमित होती हैं। कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान नामक स्थान से निकलती है और बिहार का शोक कहलाती है, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया था आपको। उसके बाद अगर हम गोमती नदी की बात करें तो इस नदी पे भी प्रश्न आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नहीं है, आप ये ध्यान रखना, गोमती है। और एक और बात गोमती के बारे में है कि गोमती एकमात्र नदी है जो कि स्थल से निकलती है, यानी कि उत्तर भारत की एकमात्र नदी जो स्थल से निकलती है उसका नाम गोमती है। फुलहर एक झील है, फुलहर झील है पीलीभीत के अंदर, यूपी का जिला है, और वहां से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। तो उत्तर भारत में मैदान से निकलने वाली या झील से निकलने वाली नदी गोमती है। रामगंगा के बारे में मैंने बताया आपको अभी कि रामगंगा उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट पार्क है उससे होकर गुजरती है और इसका उद्गम नैनीताल के अंदर है। अगर हम दक्षिण भारत मतलब दक्षिण की नदियों के बारे में बात करें, जो कि हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। दामोदर, मैंने अभी बताया कि दामोदर सबसे प्रदूषित नदी है भारत की, और इसके जो घाटी है उसके अंदर बहुत सारा कोयला मिलता है। इसे भारत का रुर भी कहा जाता है। जैसे कि रुर एक जर्मनी में क्षेत्र है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, उसी तरह से दामोदर घाटी को रुर कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम 1948 में बना, और ये भी ध्यान रखें कि भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो दामोदर घाटी परियोजना ही रही है। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, और ये बिहार में यानी पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है। इसका ऐतिहासिक महत्व ये भी है कि सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र बसाया गया था। दूसरी बात अगर हम करें, ये जो यमुना की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा, सिंध और चंबल। चंबल नदी इनमें से एक ऐसी नदी है जो कि बीहड़ और खड्डों का निर्माण करती है। केन, बेतवा, सिंध, इनमें से एक नदी केन जो यूपी के कुछ इलाकों में बह रही है, और बेतवा जिन पर राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई जैसे डैम बनाए हुए हैं, जो कि प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब हम एक हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं अपना। हमने उत्तर भारत की नदियां पढ़ी हैं, अब हम दक्षिण भारत की नदियों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी नदी जो हमारे सामने है उसका नाम है गोदावरी। दक्षिण भारत की ये नदी गोदावरी जो है वो त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि ये पहाड़ियाँ नासिक में स्थित हैं। इन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और इस नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा या वृहद गंगा
या फिर बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आप देखेंगे, अगर दक्षिण की गंगा वर्ड आएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे, तो नदी का नाम कावेरी हो जाएगा। और अगर दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा शब्द आएगा तो हम उसकी जगह नाम लिखेंगे या समझ लेंगे कि वो गोदावरी नदी है। ये आप ध्यान रखें। गोदावरी की एक सहायक नदी है पेनगंगा। तो पूर्वी भारत की एक नदी है जिसका नाम महानदी है, जो छत्तीसगढ़ के धमतेरी नामक स्थान से उद्गमित होती है। ये नदी, इस नदी पर पूर्वी भारत का या फिर कहो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। कटक शहर इसी महानदी के तट पर स्थित है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तेल नदी। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी मांगी जाती है जो कि कलकत्ता में बहती है। और ये भी प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के बाहर गंगा किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर हुगली और वैसे अंदर जाके उसका नाम बदल जाता है। आप ये भी ध्यान रखें कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो कृष्णा नदी, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और कृष्णा नदी उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। इन दोनों नदियों का एक बहुत बड़ा दोआब क्षेत्र है जो कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। कृष्णा नदी एक ऐसी नदी है जिसके अंदर बहुत सारा पानी या फिर कहें कि इसका विशाल जल भंडारण अक्षमता मानी जाती है। दक्षिण की तरफ अगर हम इस नदी के बारे में देखें तो इसका महत्व ये है कि ये नदी बहुत बड़े खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का एक क्षेत्र रही है। इस नदी क्षेत्र में कृष्णा बेसिन, कृष्णा और गोदावरी के बेसिन के अंदर हमें बहुत सारा खनिज तेल भी प्राप्त हुआ है। तो इसका नाम कई बार केजी बेसिन भी कहा गया है। इसको कई बार आर्थिक रूप से केजी, कृष्णा और गोदावरी बेसिन भी कहा गया है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले नदियों का जोड़ने का क्रम था और इन्हीं नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, लेकिन मैं वर्तमान में आपको बता दूं ये परियोजना सफल नहीं हो पाई है। वर्तमान में दो नदियों जोड़ने की परियोजना अपने सही समय पर आ गई है और मानी जाती है कि ये योजनाएं सफल रही हैं। बेतवा और केन ऐसी भारत की पहली दो नदियां हैं जिनकी लिंक परियोजना पर काम शुरू हो गया है। ये भी आप करंट अफेयर के एस्पेक्ट से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से इसका उद्गम स्थल है और श्रीरंगपट्टनम द्वीप को ये 3 बार क्रॉस करके उसका निर्माण करती है। यह प्रश्न इस तरह से आया है कि कौन सी नदी 3 बार काटकर आपस में मिलती है और एक द्वीप का निर्माण करती है, तो नदी का नाम है कावेरी और द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। दक्षिण की तरफ हमारी अंतिम नदी है जिसका नाम है बेगई नदी। बेगई नदी दक्षिण भारत की अंतिम नदी मानी जाती है या भारत की अंतिम नदी भी कहा जाता है। इसके बाद नदियों का क्रम समाप्त हो जाता है यहीं पर। अगर हम नदियों को मोटे तौर पर देखें मैप के थ्रू, तो आप उत्तर से दक्षिण और इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का सही क्रम जांच लेंगे। अगर हम दोबारा से ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ देखें तो आप मोटे तौर पे ये पाओगे कि ब्रह्मपुत्र जो है वो यू टर्न करके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। वास्तव में ये नदी हिमालय जो अक्षीय झुकाव है ऐसा माना जाता है, हिमालय के अक्षीय झुकाव की वजह से ये नदी यू टर्न मार गई है, नहीं तो नदी वास्तव में सीधे निकल जाती। पर हिमालय के अक्षीय झुकाव, ये सवाल आया हुआ है कि किस वजह से भारत में प्रवेश करा है। हिमालय के अक्षीय झुकाव से, और स्थान का नाम है नामचा बरवा। किस स्थान से टर्न करती है? नामचा बरवा से, और ये अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्र है। जब ये प्रवेश करती है अंदर तो फिर बांग्लादेश में होते हुए ये आगे बढ़ जाती है। ओके, तो फ्रेंड ये आज का एक चैप्टर था भारत की नदियों का, और आपके जो सुझाव हैं वो मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें, और लगातार देखते रहें और नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।